डियर फ्रेंड्स, आप सभी का वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल तनु क्लासेस आर्ट को में। दोस्तों हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 12 हिस्ट्री यानी कि इतिहास का 8 चैप्टर जिसका नाम है किसान, जमींदार और राज्य। उसी का दोस्तों आज हम लोग पार्ट 2 लेके आए हैं। इससे पहले हम लोगों ने पार्ट 1 में बहुत मजे के साथ इस चैप्टर की शुरुआत की थी, जिसमें हम लोग मुगल साम्राज्य के बारे में और किसान के बारे में पढ़े थे। ठीक है, अगर आप लोगों ने पार्ट 1 नहीं देखा प्लीज पहले जाकर उसको देखें। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन पे या फिर वो वीडियो आपको प्लेलिस्ट पे मिल जाएगा। उसको देखने के बाद ही दोस्तों आप पार्ट 2 को देखेंगे। एक बार हम लोग फटाफट रिवीजन कर लेते हैं कि हम लोगों ने पार्ट 1 में क्या क्या पढ़ा था, उसके बाद फिर हम लोग पार्ट 2 को शुरू करते हैं। तो दोस्तों 16वीं 17वीं शताब्दी में जैसे कि आपको पता है एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पर बना था, 85% लोग जो है लगभग गांव में निवास करते थे। ठीक है, दूसरा चीज दोस्तों हम लोग पढ़ते थे किसान तथा कृषि के बारे में, जिसमें मैंने आपको बताया था कि टोटल 5 प्रकार के, जैसे कि हम लोग जानते हैं एक किसान होता है, कृषक होता है, तो उसी तरीके से मैंने आपको टोटल 5 नाम बताया था। ठीक है, आईने अकबरी के बारे में बताया था, आइन के बारे में बताया था, किस तरीके से आईने अकबरी में सारा चीज आपका दिया हुआ है कि किस तरीके से किसानों के पास टैक्स लिया जाता था, कितने अत्याचार करते थे, सारा चीज डिटेल्स में आईने अकबरी में दिया हुआ है। वो चीजों को आपको मैंने पार्ट 1 में बताया था। अगर आप लोगों ने नहीं देखा प्लीज इसको जाके देखेंगे। मैंने आपको एक और चीज बताया था, ये दोस्तों क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछा जाता है कि खुद काश्त किसान और पाही काश्त ये दोनों क्या होता है। तो खुद काश्त मतलब जो खुद के खेत पर खुद के जमीन पर खेती करे, और पाही काश्त मतलब जो दूसरों के वहां जाकर के दूसरे के खेत में खेती करे। मैंने आपको ये भी बताया था, और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया था कि 6 एकड़ के करीब जमीन होती थी तो उन्हें समृद्ध माने जाते थे। कहां पर? गुजरात में। और दोस्तों बंगाल में जो है किसान की जमीन की ऊपरी सीमा 5 एकड़ की थी। ठीक है, और 10 एकड़ जमीन वाले आसामी को, आसामी का मतलब भी क्या हुआ? किसान हुआ। मैंने आपको बताया था एक रैयत, एक आसामी, एक निजामुद्दीन, ये 3 चीज टोटल 4-5 नाम जब मैंने बताया था कि किसान को जो है टोटल 5 नाम से बुलाया जाता है। एक कृषक, एक किसान, एक आसामी, एक रैयत और एक दोस्तों था आपका निजामुद्दीन, ऐसे कुछ करके था। ठीक है, तो आप लोगों को पार्ट 1 में सारा चीज बताया गया। अगर आप लोगों ने नहीं देखा प्लीज उसको जाकर के पहले देखेंगे। यहाँ पर देखिए सारा चीज लिखा हुआ है, किसान, यहाँ पर खेतिहर वगैरह है, पाही काश्त, काश्त का मतलब खेती करना, सारा चीज आपका कल पार्ट 1 में बताएं। आप लोग जरूर जाकर के देखेंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं बहुत मजे के साथ, बहुत मजा आने वाला दोस्तों इस चैप्टर, क्योंकि इस चैप्टर में हम लोग मुगल साम्राज्य के बारे में पढ़ते हैं और मुगल साम्राज्य की जब शासन थी यानी कि 16वीं 17वीं शताब्दी में किसानों की हालत क्या थी उन्हीं के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो चलिए फटाफट वीडियो को शुरू करते हैं पंचायत और मुखिया से। आज का जो टॉपिक है वो पंचायत और मुखिया है, यानी कि वहां पर पंचायत कैसे होती थी, मुखिया कैसे होती थी, जैसे आज हम लोगों के यहाँ बिल्कुल उस तरह नहीं, बिल्कुल यहाँ से अलग। ठीक है, देखिए पंचायत का सरदार एक मुखिया होता था जिसे मंडल या मुकद्दम कहा जाता था। तो ध्यान रखेंगे आप लोग, जिसे मंडल या फिर मुकद्दम कहा जाता था, यानी कि पंचायत का सरकार जो होता था उसे मंडल या फिर मुकद्दम कहा जाता था। ठीक है, अब आगे अगर आप देखेंगे तो मुखिया का चुनाव गांव के बुजुर्गों द्वारा होता था। गांव के आमदनी और खर्चे का हिसाब किताब अपनी निगरानी में बनवाना मुखिया का मुख्य कार्य होता था। इसमें पंचायत का पटवारी उसकी मदद करता था। तो पंचायत का जो पटवारी होता था उस समय वो उसकी मदद करता था। और गांव का जो चुनाव है वो बुजुर्गों के द्वारा होता था। ठीक है, किसके द्वारा? बुजुर्गों के द्वारा। जैसे कि अभी चुनाव आयोग है तो पहले चुनाव आयोग वगैरह नहीं हुआ करता था 16वीं 17वीं शताब्दी में। ठीक है, और वहां के मुखिया को पंचायत सरदार के एक मुखिया होता था जिसे क्या कहा जाता था? मंडल या फिर मुकद्दम। ये चीज आपको ध्यान रखना। ठीक है, और इसके यानी कि किसके? गांव के जो आमदनी और खर्च होते थे उसका हिसाब किताब कौन रखता था? मुखिया रखता था। यानी कि मुखिया का काम था गांव के हिसाब खर्चे वगैरह का आमदनी रखना। उस समय तो कुछ होता था नहीं, बस यही सब चीज का ध्यान रखना, यही चीज था उस समय, है ना। चलिए अब आगे देखिए, पंचायत का खर्च गांव के उस आय खजाने से चलता था जिसे हर व्यक्ति का अपना योगदान होता था। ठीक है, पंचायत का खर्च गांव के उस आय खजाने से चलता था जिसे हर व्यक्ति का अपना योगदान होता था, यानी कि सभी लोग पूरा गांव वासी जो है मिला करके चलते थे, एक जगह जमा करते थे, टैक्स देते थे और उन्हीं चीजों से जो है उन लोगों का खर्च चलता था। इन खजाने का प्रयोग बाढ़ से निपटने, बाढ़ जो होता है बाढ़, फ्लड, ठीक है, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फ्लड, जो बिहार में अक्सर आता है फ्लड। ठीक है, स्पेलिंग मुझे लगता है मैं गलत दिखाऊं, FLOOD ऐसे करके ना। चलिए आप लोग सही कर लीजिएगा। तो इस खजाने का प्रयोग जो है बाढ़ में निपटने के लिए, छोटे छोटे बांध के लिए, नहर बनाने में होता था। ठीक है, ये खजाना जो जमा किया जाता था टैक्स के द्वारा, किसानों के द्वारा, गांव के बुजुर्गों के द्वारा, तो इस चीज का प्रयोग कहां पर होता था वो चीज आपको बता रहे हैं। अब आगे देखिएगा अगर आप, तो पूर्वी भारत में सभी शादियां मंडल की उपस्थिति में होती थी। पूर्वी भारत में जो शादियां होती थी वो किसके? मंडल की उपस्थिति में, यानी कि मुखिया के उपस्थिति में होती थी। ठीक है, क्योंकि लोगों के आचरण पर नजर रखना गांव के मुखिया का काम होता था। क्योंकि लोगों के आचरण पर नजर रखना गांव के मुखिया का काम होता था। पंचायतों को जुर्माना लगाने तथा समुदायों से बाहर करने जैसे ज्यादा गंभीर दंड देने का अधिकार भी उसे था। तो पंचायतों को जुर्माना लगाने, अगर कोई गलत कर दिया तो उस पंचायत को जुर्माना लगाने, समुदाय से बाहर करने, अगर कुछ गलत कर दिया तो अपने समुदाय से, गांव से बाहर निकालने जैसे ज्यादा गंभीर दंड भी जो है वो कौन देता था? पंचायत का मुखिया देता था। समझ गए? समुदाय से बाहर निकालना एक कड़ा कदम था जो एक सीमित समय के लिए लागू किया जाता था। ग्राम पंचायत के अतिरिक्त गांव में प्रत्येक जाति की अपनी पंचायत होती थी। ग्राम पंचायत के अलावा गांव में प्रत्येक जाति की, यानी कि जो भी जाति होती थी
उन सभी जातियों की अपनी पंचायत होती थी जो बहुत ताकतवर होती थी। फौजदारी न्याय के अलावा अधिकतर मामलों में राज्य जाति पंचायत के फैसले को मानता था। तो ये चीज हम लोगों ने देखा कि पंचायत में मुखिया का किस प्रकार योगदान था, उसको मंडल कहा जाता था, बुजुर्गों के द्वारा चुना जाता था और उसका काम क्या होता था, गांव में जो है आमदनी का हिसाब किताब का जो है निगरानी रखना, यही उनका काम होता था। और वो जो अनाज जमा के रखते थे, यानी कि जो खजाना जमा करके रखते थे, वो उसके लिए किसका प्रयोग करते थे, बाढ़ से निपटने के लिए, छोटे छोटे बांध के लिए, नहर के लिए। और शादियां मंडल में जो है शादी होती थी किसकी उपस्थिति में, मुखिया की उपस्थिति में, यानी कि मंडल की उपस्थिति में, ठीक है। और मंडल को मुकद्दम भी कहा जाता है, ये चीज आप लोग को ध्यान रखना है। तो पंचायत और मुखिया के बारे में आप लोगों को समझ में आ गई है। अब हम लोग बात करते हैं ग्रामीण दस्तकार के बारे में। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्वेश्चन पूछा जाता है आपका। देखिए ध्यान से आप लोग सिर्फ देखते जाइए, सारी चीजें आपको समझ में आती रहेंगी और इसी तरीके से आपको समझ में आना चाहिए। हिस्ट्री है ये दोस्तों, हिस्ट्री क्या होता है, पूरा कहानी आएगा, जो क्वेश्चन पूछेगा आप आराम से आंसर दे सकते हैं। ग्रामीण दस्तकार भिन्न भिन्न प्रकार के उत्पादन कार्य में जुटे लोग के बीच लेन देन के रिश्ते गांव का एक महत्वपूर्ण तथा रोचक पहलू था। अंग्रेजी शासन के शुरुआती वर्षों में किए गए गांव के सर्वेक्षण तथा मराठाओं के दस्तावेज के अनुसार गांव में दस्तकार बड़ी संख्या में रहते थे। कहीं कहीं तो कुल घरों के 25% घर दस्तकारों के थे, यानी कि अगर 100 लोग हैं वहां पर एक घर में, तो 100 लोग में से दोस्तों 25 लोग जो है वो दस्तकार होते थे। तो इसी को कहते हैं ग्रामीण दस्तकार, जो कि भिन्न भिन्न प्रकार के कार्य करते थे। जुटे लोगों के बीच लेन देन के रिश्ते गांव का एक महत्वपूर्ण तथा रोचक पहलू था, समझ गए। और अंग्रेजी शासन जब इसके बारे में निकाला तो उनको पता चला कि 25% लोग जो है, कई कई ऐसे घर है जो कि 25% घर जो है वो किससे, दस्तकारों से भरे हुए थे। कुम्हाई, बरई, नाई, लोहार तथा सुनार जैसे ग्रामीण दस्तकार अपनी सेवाएं गांव के निवासियों को प्रदान करते थे। एक कुम्हार हो गया, एक बरई हो गया, एक नाई हो गया, एक लोहार हो गया, एक सुनार हो गया। इन चीजों के बारे में आपको समझ में आ रहा है, सुनार सोनार, लोहार लोहा, नाई जो है जो हम लोगों का बाल वगैरह बनाता है, और बरई समझ जो लकड़ी वगैरह। तो जैसे ग्रामीण दस्तकार अपनी सेवाएं गांव के निवासियों को प्रदान करता था, अपना सेवा जो है वो ग्रामीण के जो निवासी होते थे, गांव के जो रहने वाले लोग होते थे, उनको इन सभी चीजों का फैसिलिटी जो है दिया करते थे, जिसके बदले उन्हें कभी कभी सेवा के बदले फसल का एक हिस्सा दे दिया जाता था। और इनके बदले उसको अभी भी कई कई गांव में होता होगा, जो थोड़ा ज्यादा पिछड़ा गांव होगा, वहां पर क्या होता है, जैसे कि अगर आपका बाल बना दिया कोई बार आके, कोई नाई आके, तो उसके बदले उसको चावल दिया जाता है, गेहूं दिया जाता है, ठीक है। तो उसी तरीके से सेम 16वीं 17वीं शताब्दी में भी इसी तरीके से कभी कभी कुछ सेवा दे दिया जाता था, या फिर उस सेवा के बदले में कुछ फसल का हिस्सा दे दिया जाता था। अब देखिए जजमानी। 18वीं सदी के अनुसार बंगाल में जमींदार उनकी सेवाओं के बदले लोहारों, बरई तथा सुनार तक को रोज का भत्ता और खाने के लिए नकदी देते थे, समझ गए। इसी व्यवस्था को जजमानी कहे जाते थे। तो जजमानी किसे कहा जाता है, जो कि 18वीं सदी के अनुसार बंगाल में जमींदार और उनकी सेवाओं के बदले, जमींदार उनकी सेवाओं के बदले, यानी कि बंगाल में जो जमींदार होते थे तो उसकी सेवा करते थे, उसकी सेवाओं के बदले लोहारों को हो गया, बरई को हो गया, सुनार को हो गया, जो भी सेवा करता था उसको रोज का भत्ता दिया जाता था, यानी कि रोज का भत्ता मतलब कुछ रुपये दिया जाता था और खाने के लिए कुछ दे दिया जाता था। इसी व्यवस्था को क्या कहा जाता है, जजमानी कहा जाता था, समझ गए। अब एक छोटा गणराज्य, ध्यान से देखेंगे आप लोग, ये भी क्वेश्चन में पूछता है। 19वीं सदी के कुछ अंग्रेज के अफसरों भारत के गांवों को एक छोटे गणराज्य के रूप में देखा, जहां लोग मिलजुल कर सामूहिक स्तर, श्रम तथा संसाधनों का बंटवारा करते थे। कुछ ताकतवर लोग गांव के मसलों पर फैसला लेते थे तथा एक कमजोर वर्ग का शोषण भी करते थे। तो यहाँ पर एक छोटा गणराज्य के बारे में बात हो रही है, जो कि 19वीं सदी के कुछ अंग्रेज अफसर थे, जो कि भारत के एक गांव में जाते हैं और वहां पर एक छोटे गणराज्य के रूप में देखते हैं, जहां पर लोग, यानी कि जिस गांव में लोग जो है वो मिलजुल कर सामूहिक स्तर पर मेहनत करते हैं और संसाधनों का बंटवारा करते थे। तो कुछ ताकतवर लोग जो है गांव के मसलों पर फैसला लेते हैं तथा यह कमजोर वर्ग का शोषण भी करता है, जो कमजोर होता है, कमजोर जाति के, निम्न जाति का शोषण करता है। मुगलों के केंद्रीय इलाकों में कर की गणना और वसूली भी नगद में की जाती थी। मुगलों के केंद्रीय इलाकों में कर की गणना, यानी कि टैक्स की गणना और वसूली भी नगद में की जाती थी। कृषि समाज में महिलाओं की स्थिति, तो ये चीज आपको समझ में आ गया। एक छोटा गणराज्य किस तरीके से होती है, मुगलों का जो केंद्रीय होता था इलाकों में कर की गणना, यानी कि जो टैक्स की गणना है वो वसूली भी नगद में की जाती थी। अब कृषि समाज में महिलाओं की उपस्थिति क्या क्या होती थी उसको देखते हैं। उत्पादन की प्रक्रिया में पुरुष तथा महिला दोनों ही अहम भूमिका होती थी, यानी कि अहम भूमिका ये लोग निभाते थे। किसमें, उत्पादन की प्रक्रिया में। पुरुष खेत जोतते थे तो महिलाएं निराई, बुआई, कटाई तथा पक्की फसल से दाना निकालने का काम करते थे। अगर पुरुष खेत जोतते थे तो महिलाएं क्या करती थी, या तो निराई करती थी, या बुआई करती थी, या फिर कटाई करती थी, या फिर पक्की फसल से दाना निकालने का काम करती थी। मध्यकालीन भारतीय कृषि का गुण छोटी छोटी ग्रामीण इकाइयों का और किसान की व्यक्तिगत खेती का विकास होना तब घर परिवार के संसाधन और श्रम उत्पादन की बुनियाद बने। पश्चिमी भारत में राजस्व वाला महिलाओं को कुम्हार का चाकू अथवा हल को स्पर्श करने की अनुमति नहीं थी। तो पश्चिमी भारत में जो है राजस्व वाला महिलाओं को
कुम्हार का चाकू अथवा हल को स्पर्श करने का यानी कि छूने का जो है बिल्कुल भी अनुमति नहीं था। चीजें आपको समझ में आ रही है। बंगाल में मासिक धर्म, जिसको हम लोग बोलते हैं एमसी, के अंतराल में महिलाएं पान के बागान प्रवेश नहीं कर सकती थी। यानी कि जो मासिक धर्म होता है, ठीक है, तो बंगाल में जब महिलाओं को ये चीज होती थी तो उसी के अंतराल में यानी कि उसी के समय उसको महिलाएं को पान के बागान में प्रवेश यानी कि एंट्री नहीं थी, उसको एंट्री बैन थी अगर उसको मासिक धर्म हो रहा है, यानी कि अगर एमसी हो रहा हो तो। समझ गए? आपको चीजें समझ में आ रही है? बायोलॉजी की बात है बट आपको समझ में आनी चाहिए। समझ गए? चलिए। बर्तन बनाने हेतु मिट्टी को साफ करना तथा गूंदने तथा सूट काटने जैसे दस्तकारी कार्यों में महिलाएं के श्रम पर निर्भर थे। तो कुछ इस प्रकार का यहाँ पर हम लोग कृषि समाज में महिलाओं की स्थिति के बारे में पढ़ रहे हैं। तो महिलाओं की किस प्रकार भूमिका होती थी उत्पादन की प्रक्रिया में, बस उसी चीज को पढ़ रहे हैं। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर यह है कि प्रवेश नहीं कर सकते थे किस समय, बंगाल में जब उसको मासिक धर्म होती थी तो वहां पर जो उनको एंट्री करने नहीं दिया जाता था पान के बगान में। समझ गए? बर्तन बनाने हेतु मिट्टी को साफ करना तथा गूंदने तथा सूत काटना जैसे दस्तकारी कार्य भी जो है वो किस पर करती थी, कौन मेहनत करती थी इसके लिए? महिलाएं करती थी, महिलाएं पर निर्भर रहते थे, डिपेंड रहते थे। शादीशुदा महिलाओं की कमी थी क्योंकि कुपोषण, बार बार मां बनने तथा प्रसव के समय मौत की वजह से महिलाओं में मृत्यु दर जो है वो बहुत ज्यादा होती थी। तो शादीशुदा में जो है महिलाओं की कमी होती थी क्योंकि कुपोषण जो है वो एक कुपोषण बीमारी, एक बार बार मां बनने तथा प्रसव के समय मौत की वजह, मां बनने के समय या फिर प्रसव के समय मौत हो जाती थी। तो इन सभी चीजों में जो है महिलाओं की मृत्यु ज्यादा होती थी, जिससे कि शादीशुदा में महिलाओं की बहुत कमी हो जाती थी। कोई ग्रामीण समुदायों में शादी के लिए दुल्हन की कीमत अदा करने की जरूरत होती थी, ना कि दहेज की। तो कई ग्रामीण समुदाय थे उस समय जहां पर शादी के लिए दुल्हन की कीमत, समझ रहे हैं, दुल्हन की कीमत अदा करने की जरूरत पड़ती थी, ना ही दहेज की। यानी कि उसको और दुल्हन को कीमत अदा करना पड़ता था। समझ गए? यानी कि शादी के लिए दुल्हन की कीमत अदा करने की जरूरत होती थी, ना ही दहेज की। विधवा तथा तलाकशुदा महिलाएं दोनों ही कानून शादी कर सकती थी। एक हो गया आपका तलाकशुदा, एक हो गया विधवा। ये दोनों महिलाएं हैं जो कि दोनों ही कानूनन शादी कर सकती थी। किसी को अगर तलाक दे दिया हो या फिर किसी कोई अगर विधवा हो यानी कि किसी का पति मर गया हो, मृत्यु हो गई हो, या फिर तलाकशुदा किसी को तलाक दे दिया गया हो, तो इन दोनों को कानूनन शादी कर सकती थी। यानी कि वहां पर एक नियम बना दिया गया था। समझ गए? पुरुषों को बेवफाई हमेशा दंडित नहीं होती थी, परंतु महिलाओं को बेवफाई के शक पर हमेशा दंडित किया जाता था। अगर पुरुष बेवफाई कर दे तो उसको जो है दंडित नहीं किया जाता था, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन महिलाएं जो होती थी उनको बेवफाई के शक पर, सिर्फ शक पर, यहाँ पर ये नहीं कि बेवफाई किया ही है, उस शक पर भी उसको दंडित किया जाता था। तो कुछ इस प्रकार की महिलाएं की हाल थी 16वीं शताब्दी में, यानी कि कृषि समाज में महिलाओं की स्थिति कुछ इस प्रकार थी। आगे अगर आप देखेंगे यहाँ पर अधिकतर महिलाएं अपनी समस्या को लेकर पंचायत को दरख्वास्त देती थी, एक लेटर देते थे, पर उनके नाम दस्तावेजों में नहीं लिखे जाते थे। दरख्वास्त करने वाली का हवाला गृहस्थी के मर्द यानी कि मुखिया की मां, बहन या पत्नी के रूप में दिया जाता था। तो दरख्वास्त जो करने वाली महिला होती थी उसका हवाला जो है वो गृहस्थी के मर्द हो गया, या फिर जो मुखिया यानी कि घर के जो मुखिया थे, या फिर उनका माँ, या फिर बहन, या फिर पत्नी, उनके रूप में दिया जाता था। हिंदू तथा मुसलमान महिलाओं को जमींदारी उत्तराधिकारी में मिलती थी, जिसे बेचने या गिरवी रखने के लिए वे स्वतंत्र थी। बंगाल में भी महिलाएं जमींदार पाई जाती थी। तो हिंदू और मुसलमान दोनों महिला को जो है जमींदारी का उत्तराधिकारी बनाया जाता था, मिलता था उसको, जिसको वो बेच भी सकता था, गिरवी भी रख सकता था। 18वीं सदी सबसे बड़ी और प्रसिद्ध जमींदारियों में से एक थी राजशाही की जमींदारी, जिसकी कर्ता धर्ता एक स्त्री थी। और 18वीं सदी में जो है सबसे बड़ी और एक प्रसिद्ध यानी कि फेमस जमींदारी थी, जमींदारियों में से एक थी राजशाही की जमींदारी, जिसकी कर्ता धर्ता जो है कौन करती थी? स्त्री करती थी। तो कुछ इस प्रकार था स्त्रियों का हालात यानी कि महिलाओं का हालात 16वीं 17वीं शताब्दी में। मैंने आपको बताया किस प्रकार उन लोगों के साथ अन्याय होता था, कहां पर कौन से काम करते थे, उत्पादन में किस तरीके से वो लोग हेल्प करते थे। ये क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, ध्यान रखेंगे। और विधवा और तलाकशुदा ये ऑब्जेक्टिव में बनता है। विधवा और तलाकशुदा महिलाएं जो है वो कानूनन शादी कर सकता था, समझ गए। और पुरुषों को बेवफाई के बदले कोई भी सजा नहीं दिया जाता था। वहीं पे महिलाओं को सिर्फ शक के दायरे पर, उसको अगर वो बेवफाई नहीं भी किया हो, सिर्फ शक हो गया हो, तब भी उसको दंडित दिया जाता था। अगर वो कोई भी कंप्लेन करता था तो उसका कंप्लेन को एक्सेप्ट नहीं किया जाता था। उल्टा क्या करता था, उसके घर वाले को किसी को बुला करके उसको और भी डांट झपटी किया जाता था। अब जंगल तथा कबीले वर्ड आपने सुना होगा, जंगल भी आपने सुना होगा। अब यहाँ पर देखिए आपको समझ में चीजें आएंगी। अखिल भारतीय स्तर पर समसामयिक स्रोतों से मिली जानकारी के अनुसार जंगल का फैलाव लगभग 40% थी। समसामयिक संरचनाएं जंगल में रहने वालों के लिए जंगली शब्द का प्रयोग करते हैं।
उन दिनों जंगली शब्द का प्रयोग उन लोगों के लिए होता था जिनका गुजर बसर जंगल के उत्पादों, शिकार और स्थानांतरित कृषि से होता है। जैसे अगर आपको कोई अगर अभी जंगली बोल दे, अगर बोल दे कि तुम जंगल से आए हो, जंगल से उठ के आए, तुम जंगली हो, तो आपको बुरा लगेगा। लेकिन उस समय जंगली लोग जो है लगभग 40%, जैसे कि देखिए अखिल भारतीय स्तर पर समसामयिक स्रोतों से मिली जानकारी के अनुसार जंगल का जो फैलाव है वो लगभग 40% था। समझ, 40% थी। समसामयिक संरचनाएं जंगल में रहने वालों के लिए जंगली शब्द का प्रयोग करती है, जंगली शब्द का प्रयोग करती है जो जंगल में रहते थे। उन दिनों जंगली शब्द का प्रयोग जो है उन लोगों के लिए होता था जिसका गुजर बसर यानी कि जिसका जीवन यापन जो है उत्पादों, शिकार और स्थानांतरित कृषि से होता था। एक उत्पाद, एक शिकार और स्थानांतरित कृषि से जो भी होता था उन लोगों के लिए जंगल शब्द का प्रयोग होता था। तो चीजें आपको समझ में आनी चाहिए। अब बसंत के मौसम में जंगल के उत्पाद इकट्ठा किया जाता था। बसंत के मौसम में जंगल के उत्पाद इकट्ठा किया जाता था। गर्मी में मछली पकड़ी जाती थी तथा मानसून के महीनों में खेती की जाती थी तथा शरद व जाड़े के महीनों में शिकार किए जाते थे। समझ गए? तो बसंत के मौसम में जंगल के उत्पाद इकट्ठा किया जाता था, गर्मी में मछली पकड़ी जाती थी और मानसून के महीनों में खेती की जाती थी तथा शरद व जाड़े के महीनों में शिकार किए जाते थे। जंगल में रहने वाले कबीले लगातार एक स्थान से दूसरे स्थान घूमते रहते थे। जंगल बदमाशों का अड्डा हुआ करता था। समझ गए? चीजें आपको समझ में आ रही है? तो जंगल में रहने वाले जो कबीले थे वो लगातार एक स्थान से दूसरे स्थान में घूमते रहता था और जंगल में जो बदमाशों का वो अड्डा हुआ करता था। जैसे कि अभी हाईवे जो है वो अड्डा होता है या फिर कोई पार्क वो अड्डा होता है, लेकिन उस समय जंगल होता था जो कि बदमाशों का अड्डा हुआ करता था। किसका? बदमाशों का। अब जंगलों में घुसपैठ, जंगलों में घुसपैठ समझिए। जंगल में बाहरी ताकतें कई तरह से प्रवेश करती थी। जंगल वासियों से ली जाने वाली पेशकश में प्रायः हाथी ही शामिल होती थी। पेशकश मतलब क्या? एक प्रकार का गिफ्ट समझ सकते हैं। तो जंगलों में बाहरी ताकतें जो है वो कई तरह से प्रवेश करता था, एंट्री करता था। और जंगल वासियों से जो ली जाने वाली पेशकश थी, यानी कि जो जंगल में रहते थे उन लोगों से जो ली जाने वाली पेशकश थी वो प्रायः हाथी को लिया करते थे। क्या थी? हाथी थी। पेशकश में क्या शामिल थी? हाथी थी। परगना मुगल प्रांतों में एक प्रशासनिक प्रमंडल था। ठीक है, परगना जो है वह मुगल प्रांतों में एक क्या था? प्रशासनिक प्रमंडल था। और पेशकश मुगल साम्राज्य के द्वारा ली जाने वाली एक प्रकार की भेंट थी। तो पेशकश जो है वो मुगल साम्राज्य में लिया जाता था, जिसको एक प्रकार का आप लोग समझ सकते हैं भेंट यानी कि गिफ्ट। और वहीं पे परगना जो है मुगल प्रांतों में एक प्रशासन का प्रमंडल था। तो अगर कहीं पे प्रांगना वर्ड आ जाए तो आपको समझना प्रमंडल, प्रशासनिक प्रमंडल। और वहीं पे दोस्तों पेशकश आ जाए तो आपको समझना भेंट यानी कि एक प्रकार का गिफ्ट। एक टैक्स अलग होता है, एक टैक्स क्या होता है? वो अलग होता है। एक भेंट अलग होता है। टैक्स जो कि सरकार लगाए आपको देना ही पड़ेगा, और भेंट जो है वो खुशी से दिया जाता है या फिर अगर कोई मांगे तो दिया जाता है। समझ गए? अब देखिए शिकार अभियान। इतिहासकार के अनुसार शिकार अभियान के नाम पर बादशाह अपने विशाल साम्राज्य के कोने कोने का दौरा करता था तथा लोगों की समस्याओं और शिकायतों पर व्यक्तिगत रूप से विचार विमर्श करता था। समझ गए? तो शिकार अभियान जो है इतिहासकार के अनुसार शिकार अभियान के नाम पर बादशाह जो है वो अपने विशाल साम्राज्य के कोने कोने का दौरा करता था सिर्फ शिकार के नाम पर, और लोगों की समस्या और शिकायतों पर व्यक्तिगत रूप से विचार विमर्श करता था। जंगल के उत्पाद में मधुमोम, शहद और लौक की बहुत मांग थी। लौक जैसी उत्पाद 17वीं सदी में भारत से समुद्र पार होने वाले निर्यात की मुख्य वस्तुएं थी। तो जंगल में के जो उत्पाद में है मधुमेह हो गया, शहद हो गया और लौक की बहुत मांग था। किसका किसका? एक मधुमोम, एक शहद और एक लौक का। और लौक जैसी उत्पाद 17वीं सदी में भारत से समुद्र पार होने वाले निर्यात की मुख्य वस्तुएं थी। हाथी भी पकड़कर बेचे जाते थे उस समय। ठीक है, कुछ कबीले, यहाँ पर हम लोग किसके बारे में पढ़ रहे हैं? शिकार अभियान के बारे में पढ़ रहे हैं, इसलिए आपको समझ में आनी चाहिए चीजें। टॉपिक दिमाग में रहिए तभी आपको चीजें समझ में आएंगी। समझ गए? कुछ कबीले भारत तथा अफगानिस्तान के बीच होने वाले जर्मनी व्यापार में लगे थे। समझ गए? कुछ कबीले जो कि भारत और अफगानिस्तान के बीच होने वाले जो जमीनी व्यापार था उसमें लगा हुआ था। जैसे पंजाब का लोहानी कबीला, पंजाब का लोहानी कबीला पंजाब के गांव तथा शहरों के बीच होने वाले व्यापार में लगे थे। तो पंजाब का एग्जांपल यहाँ पर लिया गया है कि कोई ऐसा कबीला था, कुछ ऐसे कबीले थे जो कि भारत और अफगानिस्तान के बीच जो जमीनी व्यापार होती थी, जो जमीन का बिजनेस होता था, उन पर लगे हुए थे। जैसे कि एग्जाम्पल ले लिया पंजाब का लोहानी कबीला, ये क्या क्या गाँव तथा शहरों के बीच होने वाले जो व्यापार थे उसी में लगा हुआ था। और कबीलों के सरदार जमींदार तथा राजा भी बन गए थे। और कबीलों का जो सरदार है वो जमींदार भी था और राजा भी बन गया था। ऐसे में उनको सेना की आवश्यकता पड़ती थी और उसको इसी तरीके से सेना की जरूरत पड़ती थी और अपने ही खानदान के लोगों को सेना में भर्ती कर देते थे। समझ गए? और अपने ही खानदान के लोगों को जो है कहां पर? सेना में भर्ती कर देते थे। सिंधी इलाके की कबीलाई सेनाओं में 6000 घुड़सवार तथा 7000 पैदल सिपाही हुआ करते थे। तो चीजें आपको समझ में आ रही है? उनको सेना की आवश्यकता अगर पड़ती थी तो वो अपने ही खानदान के लोगों को सेना में भर्ती कर देता था। और सिंधी इलाके के जो कबीलाएं होती थी उनमें जो सेनाओं की संख्या थी टोटल 7000 पैदल सिपाही हुआ करते थे और 6000 घुड़सवार। समझ रहे? 6000 घुड़सवार और 7000
पैदल सिपाही हुआ करते थे। असम में एक अहोम राजाओं के अपने पायक होते थे। असम में अहोम राजाओं के एक अपने पायक होते थे। ये वो लोग थे जिन्हें जमीन के बदले सैनिक सेवा देनी पड़ती थी। अहोम राजाओं ने जंगली हाथी पकड़ने पर अपने एकाधिकार का ऐलान भी कर दिया था। और अहोम राजा जो थे वो जंगली हाथी पकड़ने पर अपने एकाधिकार का ऐलान भी कर रखा था। 16वीं 17वीं शताब्दी में कोच राजाओं ने पड़ोसी कबीलों के साथ एक बार युद्ध किया तथा उन पर अपना कब्जा जमा लिया। और 16वीं 17वीं सदी में कोच राजा जो थे वो पड़ोसी कबीलों के साथ एक बार युद्ध किया तथा उन पर अपना कब्जा जमा लिया था। अब दोस्तों आगे हम लोग पढ़ने वाले जमींदार के बारे में, बहुत ही इंपॉर्टेंट आप समझिए। जमींदार के बारे में आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो एक है आपका जमींदार और एक है जमींदारी, ये दोनों चीजों के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, बहुत ही डिटेल्स में पढ़ेंगे हम लोग। एक है आपका जमींदार, एक है जमींदारी। इसको पढ़ने के बाद ये चैप्टर को आज यहीं पे समाप्त करेंगे। और कल जो है ये चैप्टर आपका थोड़ा सा और रह जाता है, बस 2-3 पेज आपका रह जाएगा, जो कि हम लोग कल के वीडियो में 10-12 मिनट का वीडियो बनेगा। कल के वीडियो में पार्ट 3 में जो है कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं बनाएंगे, बस आप एक जमींदार टॉपिक है और एक जमींदारी टॉपिक है, ये दोनों को आप अच्छे से देख लीजिए। एक है जमींदार। जमींदार वर्ड से ही समझ में आता होगा, जिसके पास जमीन होती होगी, जिसके पास खेत हुआ करता हो, बहुत ज्यादा खेत होगा, उसको जमींदार बोलेगा। और जमींदार का जो दबदबा है वो हमेशा कोई भी, चाहे आप हड़प्पा सभ्यता में ले ले, कोई भी सभ्यता में ले ले, कोई भी साम्राज्य में ले ले, हर जगह जमींदार का ही दबदबा हुआ करता था। प्रभावशाली लोग और जमींदार, समझ गए, जमींदार ही बादशाह, जमींदार कोई ज्यादा सैनिक, जमींदार ही अमीर, सब कुछ जमींदार, जमींदार ही राजा, समझ गए। तो देखिए जमींदार अपनी जमीन के मालिक होते थे। जमींदार जो है वो अपनी जमीन के मालिक होते थे तथा समाज में उन्हें खास सामाजिक तथा आर्थिक सुविधाएं प्राप्त थी। जमींदार की बढ़ी हुई हैसियत का एक कारण जाति और दूसरा कारण वे लोग जमींदार राज्य को कुछ खास प्रकार की सेवाएं देते थे, समझ गए। तो जमींदार जो है वो जमीन का मालिक होता था और उन्हें खास सामाजिक तथा आर्थिक सुविधाएं भी प्राप्त होता था जो जमींदार हुआ करते थे। और जमींदार को बढ़ी हुई हैसियत का एक सबसे बड़ा कारण था कि उसका जाति जो है वो अगर सेम टू सेम मिल गया तो वो जमींदार कहलाएगा। और वहीं पे दूसरा कारण है कि वे लोग यानी कि जमींदार लोग जो है राज्य को कुछ खास प्रकार का सेवा प्रदान करता था, जिसके कारण उन लोगों का दबदबा जो है वो हमेशा बना हुआ रहता था राजाओं के सामने। जमींदारों की समृद्धि की वजह थी उनकी विस्तृत व्यक्तिगत जमीन, जिसे मिल्कियत कहते थे अर्थात संपत्ति कहते थे, समझ गए। तो जमींदारों की जो सबसे बड़ी वजह थी उनकी विस्तृत व्यक्तिगत जमीन, या फिर जिसे हम लोग बोलते हैं मिल्कियत कहते हैं, या फिर जिसे संपत्ति कहते हैं, यानी कि उनके पास जो संपत्ति होती थी, जो प्रॉपर्टी होती थी, ये सबसे बड़ी रीजन थी जिसके कारण उन लोगों का जो वैल्यू है वो हमेशा ज्यादा हुआ करता था, उन लोगों का दबदबा, समझ गए। जमींदार राज्य की तरफ से कर वसूल कर सकते थे, यानी कि जो जमींदार होते थे वो राज्य की तरफ से कर वसूलते थे, यानी कि टैक्स वसूलते थे। किससे वसूलते थे? जो आम निवासी होती थी गांव के, उन्हों से वसूलते थे। इनके पास अपने किले भी थे तथा अपनी सैनिक टुकड़ियां भी थी, जिन्हें हम लोग तोप खाने, पैदल सिपाही, घुड़सवार भी सम्मिलित थे, समझ गए। तो इनके पास खुद का सैनिक भी हुआ करता था और इनके पास टुकड़ियां भी होता था, जिनमें वो लोग तोप खाना हो गया, पैदल सिपाही, घुड़सवार, इन सभी चीजों को उसी में सम्मिलित किया जाता है। ये सभी चीज जो है जमींदार के पास हुआ करते थे। तो आप जैसे कि देख सकते हैं जमींदार को कितना बड़ा पावर है। सबसे पहले वो टैक्स वसूल कर सकता है, उनके पास सैनिक है, उनके पास तोपखाना है, उसके पास पैदल सिपाही, उनके पास घुड़सवार है, उनको दबदबा ज्यादा है, उनको राज्य का जो है एक प्रकार का अलग प्रकार का दर्जा मिला हुआ था। क्यों? सिर्फ उसके पास संपत्ति होता था, या फिर ज्यादा जमीन होते थे, या फिर उसका जाति सेम होता था, बस यही। तो जमींदारी के बारे में आपको इतना ही लिखना है। अब एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जमींदारी, इसको समझिए। जमींदारी फैलाने का एक विधि था। जमींदारी जो है वो जमींदारी फैलाने का एक विधि था। ताकतवर सैनिक सरदारों द्वारा कमजोर लोगों को बेदखल करना। राजपूतों तथा जाटों ने ऐसी रणनीति अपनाकर उत्तर भारत में जमीन की बड़ी बड़ी पट्टियों पर अपना कब्जा जमा लिया। और इसी तरह मध्य तथा दक्षिण पश्चिम बंगाल में किसान पशुचारियों ने भी जमींदारी खड़ा की। जमींदार प्रायः बाजार, हाट स्थापित करते थे जहां किसान अपनी फसलों को बेचते थे। 17वीं सदी में भारी संख्या में कृषि विद्रोह हुआ। इसमें राज्य के खिलाफ जमींदारों को किसानों का समर्थन मिला। तो चीजें आपको यहाँ पर समझ में आ गई। यहाँ पर क्या बोला कि जमींदारी जो है वो फैलाने का एक विधि था, जो कि ताकतवर सैनिक और सरदारों द्वारा कमजोर लोगों को बेदखल करना था। अगर आपके जमींदारी के बारे में कोई सुन लेता है तो सिंपली बात है कि भाई जो कमजोर होते हैं उन पर एक तो अत्याचार होना ही है आपके थ्रू, और आपके द्वारा जो है सैनिक वगैरह अट्रैक्ट भी होगा, सैनिक वगैरह आपके पास आएगा। और जो राजा होते थे वो लोग जो है जमींदारों से ज्यादा अट्रैक्ट होता था, उन लोगों को इसीलिए जमींदारों को ज्यादा पावर दे दी जाती थी। राजपूतों तथा जाटों जो है एक ऐसी रणनीति बनाया, उत्तर भारत में जमीन की बड़ी बड़ी पट्टियां पर अपना कब्जा जमा लिया। और इसी तरह मध्य तथा दक्षिण बंगाल में जो है किसान पशुचारियों ने भी जमींदारी खड़ा की। और जमींदार जो है वो प्रायः बाजार
स्थापित करते थे जहां किसान अपनी फसलों को बेचते थे। तो जमींदारी है जो कि बाजार यानी कि हाट बनाता था, यानी कि हाट एक प्रकार का बोल सकते हैं मार्केट, समझ गए, छोटा मार्केट को हाट बोला जाता है। तो एक प्रकार का हाट तैयार करता था, हाट बनाता था, स्थापित करता था और वहीं पे किसान जो अपना फसलों को बेचते थे। और 17वीं सदी में भारी संख्या में कृषि विद्रोह हुआ, इसमें राज्य के खिलाफ जमींदारों को किसानों का समर्थन मिला। और 17वीं सदी में जो है भारी संख्या में कृषि का विद्रोह हुआ और इसमें भी राज्य के खिलाफ जमींदारों को किसानों का समर्थन मिला, समझ गए। तो जमींदारों को किसानों का समर्थन मिला। तो दोस्तों आज हम लोग यहीं पे इस चैप्टर तो रहने देते हैं। भू राजस्व प्रणाली हो गया आपका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और अकबर बादशाह के नामों जमीनों का वर्गीकरण, हर एक के लिए अलग अलग राजस्व निर्धारित करना, जैसे पोलज, पड़ोती, चाचा, सभी कार्य पढ़ेंगे। मनसबदारी व्यवस्था और एक चांदी का बहाव। उसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है अबुल फजल की आयन अकबरी। उसके बाद दोस्तों फिर आपका आयन 5 भागों का संकलन है, पहला, दूसरा, तीसरा, सारा चीज हम लोग पढ़ लेंगे। और महत्वपूर्ण अंतराल यानी कि कुछ महत्वपूर्ण घटनाक्रम जो हुआ था इनकी इस सभी डेट को हम लोग पढ़ लेंगे। उसके बाद जो है आपका चैप्टर समाप्त हो जाएगा, ठीक है। और अभी ने अगर वीडियो को लाइक नहीं की तो प्लीज करेंगे, शेयर नहीं किया करेंगे, सब्सक्राइब नहीं किए करेंगे। वीडियो को लाइक तो करना ही है, बस एक ही बार बोले हैं, लास्ट बार बोल रहे हैं, यानी कि अभी वीडियो के बीच में एक भी बार नहीं बोले, इसलिए प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों को। जो भी आपके दोस्त है जिसको भी इस चीज के बारे में नहीं मालूम है जरूर बताएं, कम से कम ज्यादा से ज्यादा ग्रुप को शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा ग्रुप में, ज्यादा से ज्यादा टेलीग्राम में शेयर करें, अपने दोस्तों को बताएं कि यहाँ पर इस तरीके से तैयारी होती है। और एक मेरी ऊपर जिम्मेदारी 100% गारंटी लेता हूं कि आपका सिलेबस यहाँ पर 100% कंप्लीट होगा, इसमें आप बिल्कुल भी डाउट मत लीजिए। 8 चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया, 7 चैप्टर है, 7 चैप्टर हमको लगता है इसी महीने में आपका यानी कि नवंबर में ही चैप्टर पूरा हिस्ट्री का समाप्त हो जाएगा। उसी तरीके से हम लोग ज्योग्राफी का भी करने का कोशिश करेंगे और पॉलिटिकल का भी। इसमें आप बिल्कुल भी बेफिक्र हो जाइए, बेझिझक हो जाइए, समझ गए। चलो दोस्तों यहीं पे हम लोग समाप्त करते हैं। आज आपका पार्ट 2 था। पार्ट 1 जिन्होंने भी नहीं देखा प्लीज जाइए, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन पे प्रोवाइड कर दूंगा या फिर वो वीडियो आपको प्लेलिस्ट पे मिल जाएगा। और दोस्तों पार्ट 3 जो है वो कल ही आ जाएगा नेक्स्ट वीडियो में, आप जरूर डिस्क्रिप्शन में जाके देख लीजिए अगर ये वीडियो आप बाद में देख रहे हैं तो। चलिए ऐसे ही आप लोग पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।